नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। मैं हूं स्वाति रायना। लोकसभा में जीएसटी संविधान संशोधन बिल आज मेजॉरिटी के साथ पास हुआ और अब बहुत ही जल्दी होगा वन नेशन वन टैक्स। तो 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने के लिए रास्ता साफ हो गया। लोकसभा में भी ये पास हो गया। उसके बाद अरुण जेटली को आपको सुनाते हैं। जो अप्रत्यक्ष कर हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं देश में, उनका एक यूनिफाइड ढांचा बनाने के लिए संसद के दोनों सत्रों ने इसको पारित किया और यह महत्व का विषय है कि दोनों ने सर्वसम्मति से इसको पारित किया है। और अब राज्यों की विधानसभाओं में यह जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्य शीघ्र ही इसको अपनी विधानसभाओं के प्रस्तावना से स्वीकृति देंगे। तो अभी आप सुन रहे थे वित्त मंत्री अरुण जेटली को। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी जीएसटी संविधान संशोधन बिल मेजॉरिटी के साथ पास हो गया है। लोकसभा में जीएसटी संविधान संशोधन बिल के पक्ष में 443 वोट पड़े। इससे पहले 3 अगस्त को राज्यसभा में जीएसटी संविधान संशोधन बिल फुल मेजॉरिटी के साथ पास हो चुका है। जीएसटी पर चर्चा के दौरान बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी संविधान संशोधन बिल का पास होना सभी दलों की जीत है। प्रधानमंत्री ने जीएसटी का नया मतलब भी बताया। मोदी ने कहा कि जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप बाय टीम इंडिया और ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और टैक्स टेररिज्म से मुक्ति मिलेगी। आइए आपको सुनाते हैं जीएसटी पास होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने क्या कहा। ये एक क्रांतिकारी कर सुधार है, टैक्सेशन रिफॉर्म है, रेवोल्यूशन है। इसलिए सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी पार्टियों को, सभी पार्टी के नेताओं को और सभी पार्टी के सांसद जो लोकसभा में रह करके इस बिल के पक्ष में वोट किया, सबको हम साधुवाद देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। राष्ट्रपति जी के अंकित होने के बाद और बाद में एक बहुत बड़ा टैक्स सुधार होकर के भारत के अर्थ विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी से टैक्स टेररिज्म खत्म होगा। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप बाय टीम इंडिया। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप टवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप्स टवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। राज्यों और केंद्र के बीच का तनाव भी ज्यादातर या तो प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के रहता है या तो संपत्ति को लेकर के रहता है। भाई इतना टैक्स है, हमें क्या देते हो, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, रहता है। इस व्यवस्था के कारण एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। कृष्ण को जन्म किसी ने दिया, कृष्ण को बड़ा किसी ने बनाया। लेकिन ये भी सही है कि ये किसी दल का, किसी सरकार का विजय नहीं है। ये भारत की लोकतंत्र की उच्च परंपराओं का विजय है। ये सभी राजनीतिक दलों का विजय है। ये पहले की और वर्तमान सभी सरकारों के योगदान से है। आइए देखते हैं कांग्रेस का जीएसटी बिल पर क्या कहना है। We had earlier 3 major differences on the GST. We've worked out the differences. There is one issue which is the 18% issue, and we feel that that's a very important issue, that there is a cap, because we are worried about inflation resulting from no cap. So that's now a discussion in, I think, December. But I think it's a good step for the country. Thank you.
Concern is not only for government but more so for the consumer, for the Ubhokta, and his and her interests must be kept in mind. This is an important step for India. We do hope that in the coming bill in the winter session, many of those issues with regard to capping of the rate are addressed by this government. Thank you. एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन के मिस्त्री ने जीएसटी को देश के लिए ऐतिहासिक बताया है। उनके मुताबिक जीएसटी से कुछ समय के लिए महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में देश का फायदा ही होगा। उनसे और बात की हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने। शॉर्ट टर्म में थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में इट इज बेनिफिशियल फॉर द सिस्टम। सो आई थिंक जीएसटी इज अ ह्यूज coup the government has achieved, and it's clearly a sign of reform. It's clearly a sign of the fact that India, the reform process is expanding at a fast pace. So I think it's great for India. आइए अब सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी असीम मंजंता का और जानकारी के लिए। ये देखिए, जो आज लोकसभा में वोटिंग हुई उसको 444 वोट जो है उनको जो है मिले हैं, तो इस सर्वसम्मति से जो है बिल जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो पास हो गया। 3 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ था, उसके बाद एक औपचारिकता बची थी क्योंकि असली नंबर्स जो थे राज्यसभा के अंदर नहीं थे। राज्यसभा से आपको पास कराना जो है जरूरी था, राज्यसभा ने पास कर दिया था। उसके बाद दोबारा इसको लोकसभा में लेकर के आना जरूरी था, तो आज लोकसभा में आज इसको लेकर के आया और आज सर्वसम्मति से बिल जो है पास हो गया। खासतौर पर आज प्रधानमंत्री ने भी आप लोकसभा में आज अपना बयान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ये बिल पास हो जाए तो इससे टैक्स टेररिज्म जो है वो दूर हो जाएगा। तो एक बड़ी अचीवमेंट जो होगी बीजेपी सरकार के लिए कि ये जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है पास कराने में सरकार जो है सफल रही है। अब आगे की रोड मैप ये होगी कि आपको जो है जीएसटी बिल, एक जीएसटी काउंसिल बनेगी जो कि जीएसटी बिल जो है उसको बनाएगी और उसको आपको 16 स्टेट्स यानी कि 50% राज्यों से आपको जो है उसको अप्रूव कराना होगा और उसके बाद मॉडल जीएसटी एक कंडक्ट बनेगा और IGST बिल जो है वो बनेगा। तो ये सारी प्रोसेस जो है उसको फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि अब से जो एक रास्ता था जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का वो साफ हो गया है। अब बाकी आगे की प्रोसेस जो है वो सरकार जो है इसको करेगी। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे, एक और आज की बड़ी खबर का रुख अब करते हैं। मैक्स लाइफ के एचडीएफसी लाइफ में मर्जर को मंजूरी मिल गई है। इस मर्जर के बाद एचडीएफसी लाइफ NSE BSE पर लिस्ट होगी। नई कंपनी में एचडीएफसी लाइफ की 69% हिस्सेदारी होगी, जबकि मैक्स लाइफ के पास 31% हिस्सेदारी होगी। शेयर होल्डर्स को मैक्स लाइफ के 2.33 शेयर के बदले एचडीएफसी लाइफ का 1 शेयर मिलेगा। मैक्स के प्रमोटर्स को 850 करोड़ रुपए नॉन कॉम्पीट फीस दी जाएगी। 501 करोड़ रुपए नॉन कॉम्पीट फीस के तौर पर अप फ्रंट दिए जाएंगे। मर्जर के बाद नई कंपनी देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी होगी। नई कंपनी में कुल 23,620 कर्मचारी होंगे और नई कंपनी की 601 ब्रांचेस होंगी। हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद मर्जर पूरा हो जाएगा। एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा कि यह मर्जर 12 महीने के अंदर पूरा करने की कोशिश होगी। नई कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 1,15,000 करोड़ रुपए होगा। The merger will make our consolidated market share of 10.8%. The AUM will be 1,10,000 crores and EV will be about 15,850 crores. We have 8 bank assurance partners, including 3 large private sector banks. We've always believed in the concept of what is a natural owner of a business. And a natural owner of a business is that owner who brings the capital, brings the passion, brings the infrastructure, and brings all the pillars to future growth of the business. And we recognize that HDFC Life and HDFC at large, obviously including HDFC Bank, to be a much stronger foundation for the next 20-25 years of this merged entity than just Max Life alone. एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन के मिस्त्री का कहना है कि फिलहाल भारत में इंश्योरेंस इंडस्ट्री की पहुंच ज्यादातर इलाकों तक नहीं है और ये मर्जर इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अच्छा साबित होगा। इससे दोनों कंपनियों के शेयर होल्डर्स को भी फायदा होगा। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए के मिस्त्री सर, ये जो आज मर्जर के स्वैप रेशियो का ऐलान हुआ है, तो इसको आप कितना बड़ा देखते हैं? किस तरह से पूरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए आप ये देखते हैं और क्या आपको लगता है आगे गोइंग फॉरवर्ड? मेरे हिसाब से इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज वेरी अंडर पेनिट्रेटेड। सो द स्कोप फॉर ग्रोथ फॉर एवरी कंपनी, एवरी इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया इज ह्यूज. Now this merger brings with it a lot of synergy. There is synergy in terms of costs. There is synergy in terms of revenue gains.
the distribution platform, the combined distribution platform of Max and HDFC, the erstwhile HDFC Life, will be very, very strong. So my sense is it's good for it. The merger itself is very good for the shareholders of both companies, and because it's an underpenetrated market, the entire insurance sector, to my mind, will grow at a rapid pace. HDFC लाइफ के एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी का कहना है कि इस मर्जर से शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता तरुण शर्मा ने। लाइफ मर्जर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एचडीएफसी के एमडी मिस्टर अमिताभ चौधरी। सर, आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि इस मर्जर के बाद जो मैक्स लाइफ के जो निवेशक हैं उनको कितने शेयर एचडीएफसी लाइफ के मिल पाएंगे? तो जैसे कि हमारे मोहित तलवार जी ने मैक्स एफएस के बताया कि हर 3 शेयर मैक्स एफएस पे 7 शेयर एचडीएफसी लाइफ के मिलेंगे। जहाँ तक रिलेटिव वैल्यूएशन का सवाल है, इस जब कंपनी मर्ज होगी तो उसमें एचडीएफसी लाइफ शेयर होल्डर्स का 69% शेयर होगा और मैक्स शेयर होल्डर्स का, मैक्स एफएस और मैक्स लाइफ शेयर होल्डर्स का 31% शेयर होल्डिंग होगी। सर, इस तरीके के मर्जर में एक बड़ी जो कंसर्न होता है वो होता है एम्प्लॉयज़ को लेकर। मैंने आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल पूछा कि एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो ओवरलैपिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, पेनिट्रेशन इस हिसाब से होता है, ब्रांचेस कई बार एक जगह पे दोनों कंपनीज की होती है, तो उस चीज़ को कैसे टैकल करेगा एचडीएफसी लाइफ? तो देखिए, हमने एक इंटीग्रेशन कमेटी ऑलरेडी बना ली है जिसमें दोनों कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और वो काम कल से जोरों से चालू हो जाएगा। ये आपने एकदम सही कहा कि हमारे लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न है कि हमें जो अच्छा टैलेंट है वो हमें लूज नहीं करना चाहिए। देखिए, कुछ अट्रिशन दोनों कंपनीज में है और कुछ लोग हम जरूर लूज करेंगे, लेकिन जो अच्छा टैलेंट है वो इमीडिएटली आइडेंटिफाई होना चाहिए। उस टैलेंट को हमें इमीडिएटली रीच टू करना चाहिए और हमें उस टैलेंट को बताना चाहिए कि आपका फ्यूचर कंपनी में ये रोल और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। कल क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा में आरबीआई की तरफ से ब्याज दरें घटने की उम्मीद कम ही है। ये रघुराम राजन के बतौर आरबीआई गवर्नर आखिरी क्रेडिट पॉलिसी समीक्षा होगी। जानकार मानते हैं कि राजन अपनी आखिरी क्रेडिट पॉलिसी में भी महंगाई के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। हालांकि इस पॉलिसी के बाद आगे दरें घटने की कितनी गुंजाइश है या नहीं, इसके साफ संकेत जरूर मिलेंगे। मंगलवार को रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन बतौर गवर्नर आखिरी क्रेडिट पॉलिसी पेश करेंगे। रघुराम राजन की आखिरी क्रेडिट पॉलिसी में इसके आसार कम हैं कि ब्याज दर में रियायत मिलेगी। खुदरा महंगाई दर 6% के करीब है, जबकि रिजर्व बैंक ने मार्च 2017 तक महंगाई को 5% पर लाने का लक्ष्य रखा है। ये सरकार की हाल में जारी 5 साल की महंगाई के लक्ष्य की भी ऊपरी सीमा के करीब है। सब्जियों और दालों के भाव ऊपर ही बने हुए हैं। ऐसे में रेपो रेट और सीआरआर सहित सभी अहम दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं है। मैक्रो स्टेबिलिटी की उम्मीद करता हूं। जो रोल इसमें गवर्नर राजन प्ले कर सकते हैं उसमें मेरा पूरा विश्वास है। मेरे हिसाब से उन्हें अपनी पॉलिसी जो है, जो उन्होंने बोली है, जो ये है कि हमें इन्फ्लेशन टारगेट करना है और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा तब हम रेट काटेंगे, इस पॉलिसी को उन्हें मेंटेन करना चाहिए। कई और पहलू भी हैं जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के लिए गाइड साबित होंगे। जैसे 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई है, जिससे खपत के साथ महंगाई बढ़ सकती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के ब्याज दरें घटाने से दुनिया भर में नकदी बढ़ने का असर भारतीय बाजार पर भी संभव है। हालांकि महंगाई के लिहाज से मानसून की स्थिति अब तक अच्छी है। कच्चे तेल की कीमतें भी नीचे ही बनी हुई हैं। खुद आरबीआई का अनुमान है कि सितंबर के बाद महंगाई दर नीचे जाएगी। मुमकिन है कि फिर दिसंबर की पॉलिसी में दरें घटे। मुझे तो ऐसा लगता है कि there could be a 0.25% cut in rates. Whether it happens in this policy or it happens thereafter is difficult to say. ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि इस बार पॉलिसी की दर घटे या नहीं घटे, पर अगर आप अगले 12 से 18 महीने का अगर आप देखें तो दरें घटने की बहुत ही अच्छी संभावना है। रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन मंगलवार की क्रेडिट पॉलिसी में भले ही दरें न घटाए, लेकिन आने वाले गवर्नर और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए एक दिशा जरूर छोड़ेंगे। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान का यह मानना है कि आरबीआई के पास ब्याज दरों में 4.5% कटौती करने की गुंजाइश है। वहीं एचसीसी के चेयरमैन अजीत गुलाबचंद का कहना है कि ग्रोथ और निवेश बढ़ाने के लिए ब्याज दरें घटाना जरूरी है। हमारी सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जिसमें आप यदि 25 बेसिस पॉइंट्स कम करें या इसको स्टडी रखें, ये सब फिजिबल है और ठीक है, लेकिन लेट द रिजर्व बैंक मेक द जजमेंट ऑफ व्हाट कैन बी डन। कोई गवर्नर से पूछ नहीं रहे, हम आरबीआई से पूछ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। इसके कारण डबल है। एक, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह
काफ़ी कंपनियों को दिक्कत आ गई है। और जो एनपीए बढ़ रहे हैं ये हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से भी हो रहा है। दूसरा है कि हाई इंटरेस्ट रेट जब रखोगे तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट करीबन 20% लगता है। ये जब तक 9 से 11 तक नहीं आएगा और इस इंटरेस्ट रेट पे वो नहीं हो सकता, इन्वेस्टमेंट जोरों से नहीं हो पाए। दूरसंचार विभाग टेलीकॉम कंपनियों से स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आवेदन मंगवाने की शुरुआत उसने कर दी है। स्पेक्ट्रम की नीलामी 29 सितंबर को होगी और 13 अगस्त को प्री बिड कंसल्टेशन शुरू की जाएगी। इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी सभी बिडर से बातचीत करेगी और सभी के सुझाव लिए जाएंगे। इस बार 2300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी और ये अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी होगी। डीओटी 7 बैंड्स में स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी, जिसमें 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड शामिल हैं। स्पेक्ट्रम्स की कुल कीमत 5,66,000 करोड़ रुपए है और ऐसा पहली बार है जब 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के एक स्लॉट की कीमत 57,425 करोड़ रुपए है।